ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार जो डायरिया होता है, डायरिया क्या होता है और इसकी क्या क्या टाइप्स हैं। तो डायरिया आपको पता है कि जब मतलब बहुत ज्यादा लूज मोशन आपको आ रहे हो तो इसको हम कहते हैं डायरिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। अब जो डायरिया है, डायरिया की तीन मेजर टाइप्स हैं। डायरिया की क्या है? डायरिया तीन मेजर इसकी टाइप्स हैं। पहली पहली टाइप क्या है? उसको हम कहते हैं वाटरी डायरिया। उसको हम क्या कहते हैं? वाटरी डायरिया। वाटरी डायरिया, उसमें वाटर बहुत ज्यादा होगा, वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। ये लिख लें अपनी बुक पे, आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ। वाटरी डायरिया। ठीक है, सबसे जो पहली टाइप है दैट इज योर वाटरी डायरिया, और दूसरे नंबर पे जो उसकी सेकंड टाइप है दैट इज इन्फ्लेमेटरी डायरिया। कि अगर हमारी जीआईटी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसकी वजह से जो डायरिया होता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी डायरिया। उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेटरी डायरिया कहते हैं। उसके बाद जो हमारी तीसरी टाइप है, तीसरी टाइप को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टियोटोरिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टियोटोरिया। इसमें भी मरीज को क्या होगा? इसमें भी मरीज को डायरिया ही होगा, लेकिन उसकी स्टूल में क्या आ रहा होगा? फैट्स आ रही होंगी। तो तीसरी उसकी टाइप आ गई जी हमारे पास, स्टियोटोरिया। तो अभी तक मैंने कोई खास चीज नहीं बताई, मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि यार जो डायरिया होता है, डायरिया तीन किस्म का होता है। पहला स्टियोटोरिया, दूसरा वाटरी डायरिया, और तीसरा आता है इन्फ्लामेटरी डायरिया। अब इसको जरा हम इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये होता क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास वाटरी डायरिया होता है, जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि एक पेशेंट है और उसको लूज मोशन आ रहे हैं, उसको मोशन लगे हुए हैं और उसमें वाटर बहुत ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं वाटरी डायरिया। अब जो वाटरी डायरिया है इसकी आगे फिर दो टाइप्स हैं। जो वाटरी डायरिया है इसकी आगे फिर क्या है? दो टाइप्स है। एक पहली टाइप कौन सी है? सेक्रेटरी डायरिया। अब इसमें होता क्या है कि आपकी जीआईटी में कोई ऐसा मसला होता है, जीआईटी में कोई डिफेक्ट आ जाता है, जीआईटी में कोई इन्फेक्शन आ जाता है। कौन सा इन्फेक्शन होता है? कोलरा का इन्फेक्शन। आपने सुना होगा कोलरा का नाम, ठीक है, कोलरा इन्फेक्शन। फर्ज करो एक बंदा है और उसको कोलरा का इन्फेक्शन हुआ है। जब कोलरा का इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है? हमारी जो जीआईटी होती है, ये वाटर, ठीक है, पानी, सोडियम, ठीक है, पानी, सोडियम और पोटाशियम, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको सिक्रीट करना शुरू कर देती है। उसके बाद उसके बाद जो आपका दूसरा डायरिया है दैट इज योर ओस्मोटिक डायरिया। दैट इज योर ओस्मोटिक डायरिया। अब जो ओस्मोटिक डायरिया है इसमें क्या होता है? इसमें होता है लैक्टुलोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं वो दूध नहीं पी सकते। जब वो दूध पीते हैं तो उनको उनका पेट खराब हो जाता है, उनको डायरिया हो जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, क्यों होता है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये समझे कि डायरिया की टाइप कौन कौन सी है। तो जो ओस्मोटिक डायरिया होता है, ओस्मोटिक डायरिया में क्या आता है? ओस्मोटिक डायरिया किसकी एग्जांपल है? दैट इज द एग्जांपल ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस। उसके बाद आपकी जो जो स्टियोटोरिया है, जिसमें आपकी फीसिस के साथ फैट आ रहे होते हैं, इसमें क्या होता है? अब सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारे फैट्स होते हैं, ये कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे फैट्स को वो करवाती है, डिजेस्ट करवाती है? बताना मुझे जरा कि अगर किस चीज का डिफेक्ट आ जाएगा तो हमारी फैट्स अब डिजेस्ट नहीं हो पाएंगी। जी, सबसे पहला आता है बाइल आता है। ठीक है, उसके बाद एक अगर बाइल आ गया है लेकिन एक और चीज नहीं आई तो फिर भी क्या मसला होगा? स्मेटोस्टेटिन, नहीं नहीं, स्मेटोस्टेटिन नहीं। देखिए, हम सिंपल बात कर लेते हैं कि अगर एक पेशेंट है और उसको क्या है? पैंक्रियाटिक इनसुफिशियंसी है। उसको क्या है? पैंक्रियाटिक इनसुफिशियंसी है, मतलब कि उसका जो पैंक्रियाज है वो काम नहीं कर रहा। अगर उसका पैंक्रियाज नहीं काम कर रहा तो जाहिर बात है उसकी जो फीसिस होंगे उसमें फैट आएगी। उसके अलावा यहाँ फिर उसमें कोई बाइल का मसला है, ठीक है, यहाँ उसमें उसका जिगर काम नहीं कर रहा, या उसका जो बाइल है वो उसके ड्यूटनम तक नहीं पहुंच पा रहा। तो उसमें क्या होगा? उसमें जो फैट्स होंगी वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। जो फैट्स एडजस्ट नहीं हो पाएंगी तो क्या होगा कि उसमें स्टियोटोरिया हो जाएगा। अब इसको जरा हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं क्योंकि ये आपका एक क्लिनिकली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, अब आपके पास एक मरीज आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब, जो मेरे फीसिस हैं, जो मेरा स्टूल का कलर है वो बड़ा पीला सा है, ठीक है, बड़ा पेल कलर है। इसको लिख लें अपनी बुक पे। देखिए, अगर पेल स्टूल हो, ठीक है, अगर क्या हो? पेल स्टूल। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे स्टूल होते हैं, हमारे स्टूल का जो ब्राउन कलर होता है वो किस वजह से होता है? हमारे जो स्टूल होते हैं इनका जो ब्राउन कलर होता है वो किस चीज की वजह से होता है? जी डॉक्टर काशिफ, बताना जरा। और डॉक्टर अदनान कहाँ गए हैं सारे लावे आज? बताएं जरा शाबाश। कि जो हमारे स्टूल होते हैं इनका जो ब्लू ब्राउन कलर होता है वो किस वजह से होता है? यस, तकरीबन सारे सही बता रहे हैं। दैट इज योर स्टर्कोबिलिन। ठीक है, स्टर्कोबिलिन। स्टर्कोबिलिन हम मैंने कहा था कि एस से स्टर्को एंड एस से स्टूल्स। तो हमारे मतलब हम इन शॉर्ट ये बात कर लेते हैं कि जो बाइल होता है, बाइल, बाइल में बिलुरुबिन होता है, बिलुरुबिन आगे स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है और हमारा जो स्टूल होते हैं वो ब्राउन होते हैं। लेकिन फर्ज करो अगर एक मरीज है और उसका जो स्टूल है वो ब्राउन नहीं है, वो ब्लैक है,
तो उसमें क्या होगा, जाहिर बात है, अगर उस हमें पता चल जाएगा कि अगर उसके जो स्टूल है वो पीले कलर के हैं, वो ब्राउन कलर के नहीं है, तो उसमें किस चीज की कमी होगी, उसमें कमी होगी बाइल की। ठीक है, उसमें किसकी कमी होगी, बाइल एब्सेंट है, उसमें क्या है, बाइल एब्सेंट है। अब जाहिरी बात है, अगर बाइल एब्सेंट है तो उसको क्या होगा, स्टियोटोरिया तो होगा, लेकिन उसके जो स्टूल होंगे वो स्टूल क्या होंगे, पीले कलर के होंगे, ब्राउन कलर के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो बाइल होता है, बाइल में स्टर्कोबिलिन होता है, और स्टर्कोबिलिन ही हमारे स्टूल को क्या करता है, ब्राउन करता है। अब आप कहते हैं कि यार अच्छा, अगर बाइल एब्सेंट है तो स्टूल हो गए पीले। उसके बाद जो स्टियोटोरिया होता है, इसमें एक और बहुत अहम बात है कि इसके जो स्टूल होते हैं वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, स्टूल्स डेट फ्लोट। वो मरीज आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब जब मैं वॉशरूम यूज करता हूँ तो जो स्टूल होता है वो ऊपर ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। तो आपको पता है कि जो फैट होती है, फैट फ्लोट करती है पानी के ऊपर। तो स्टूल क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, तो जो स्टियोटोरिया है, अगर तो इसमें बाइल एब्सेंट होगा तो जो स्टूल होंगे वो पीले कलर के होंगे। और अगर स्टूल क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, अगर फ्लोट कर रहे हैं तो ये भी क्या, किसकी निशानी है, दैट इज आल्सो अ क्लू फॉर स्टियोटोरिया। उसके बाद अब जाहिरी बात है कि जो हमारे फैट्स हैं, फैट्स तो हमारे गटर में जा रहे हैं, फैट्स तो अब्सॉर्ब ही नहीं हो पा रहे, तो क्या होगा कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, उनकी क्या हो जाएगी, उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। फैट सोल्यूबल विटामिन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और मुझे जरा शाबाश बताना कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं जी डॉक्टर काशिफ। फैट सोल्यूबल विटामिन की क्या हो जाएगी हमारे पास, डेफिशिएंसी हो जाएगी। फैट सोल्यूबल विटामिन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। यस, डॉक्टर मारिया एंड तकरीबन सारे सही बता रहे हैं। ADE के, ठीक है, ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई और के, ये सारे क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। और अगर हमारे अंदर इनकी कमी हो जाएगी तो फिर डिफरेंट मसले हमें देखने पड़ेंगे। तो आपने सिर्फ इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है कि जो स्टियोटोरिया होता है, स्टियोटोरिया हम किसको कहते हैं, जो स्टियोटोरिया होता है, अगर एक मरीज है और उसके स्टूल में फैट आ रही है तो उसको हम कहते हैं स्टियोटोरिया। अब स्टियोटोरिया में अगर तो जो स्टूल है वो पीले कलर का है, तो हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि यार अच्छा, जो बाइल था, बाइल ने स्टूल को ब्राउन करना था। अब बाइल एब्सेंट है तो इस वजह से, बाइल के एब्सेंट होने की वजह से जो स्टूल है वो पीले हैं। ठीक हो गया पहली बात। दूसरी बात जो कि बहुत अहम है, आप क्लिनिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्टियोटोरिया के फ्लो होते हैं ना, स्टियोटोरिया, उसका जो स्टूल होते हैं, मतलब उसके जो स्टूल के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लोट करते हैं। आपको पता है जो फैट होती है, फैट पानी में हल नहीं होती। तो जो वो आपको पेशेंट अक्सर कंप्लेन करेगा कि जब मैं वॉशरूम यूज करता हूँ तो जो स्टूल होता है वो ऊपर ही क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तो जो स्टूल होते हैं वो फ्लोट करते हैं। और जाहिरी बात है कि हाँ, हमारी जो फैट है वही अब्जॉर्ब नहीं हो रही। जो फैट ही अब्जॉर्ब नहीं होगी तो जो फैट वाले विटामिन है वो भी अब्जॉर्ब नहीं होंगे, और हमें इनकी कमी हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सिक्रीटरी डायरिया होता है, सिक्रीटरी डायरिया में क्या होता है, फर्ज करो एक बंदा है और उसको कोलरा का इन्फेक्शन हो गया। जब कोलरा का इन्फेक्शन होता है तो आपने याद रखना है, एक ना चैनल होता है हमारे पास, CFTR, इसको हम पढ़ेंगे उसमें आगे, उसमें सिस्टिक फिब्रोसिस में भी पढ़ेंगे। एक CFTR चैनल होता है और इसकी ना ओवर एक्टिविटी हो जाती है। जो CFTR चैनल होता है ये सोडियम, पोटाशियम और वाटर को एक्सक्रीट करना शुरू कर देता है। तो जाहिरी बात है, जब आपके सारी चीजें एक्सक्रीट हो जाएंगी तो क्या होगा, आपको डायरिया हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो ऑस्मोटिक डायरिया होता है, इसमें होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूध नहीं पी सकते, जब जब ही वो दूध पीते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, उनमें उनका पेट खराब हो जाता है। और उसके बाद आपका एक और टाइप है, दैट इज योर इन्फ्लेमेटरी डायरिया। जो इन्फ्लेमेटरी डायरिया होता है, इसमें आपने कुछ भी याद नहीं रखना, इसमें क्या होती है, GIT की इन्फ्लेमेशन होती है। GIT की क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको अगर फीसिस में क्या मिल रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं। अगर आपको इन्फ्लेमेशन की वजह से GIT में क्या मिल रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी डायरिया। इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी डायरिया कहते हैं। तो ये डायरिया और उसकी कुछ टाइप्स थी, और ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन काइंडली आपने इसको इस तरीके से ही लिख लेना है कि जो डायरिया होता है इसकी मेन तीन टाइप्स हैं, स्टियोटोरिया, वाटरी डायरिया एंड इन्फ्लेमेटरी डायरिया। अब जो वाटरी डायरिया है इसकी आगे दो टाइप्स है। सिक्रीटरी में क्या होता है, कोलरा का इन्फेक्शन होता है। जब कोलरा का इन्फेक्शन होता है, जब कोलरा का इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, हमारा जो वाटर, सोडियम और पोटाशियम है ये एक्सक्रीट होते हैं। और जब हम लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है, इसको हम अभी पढ़ते हैं, ये क्या होती है, इसमें हमें ओस्मोटिक डायरिया होता है। और जो इन्फ्लेमेटरी डायरिया होता है, इसमें GIT की इन्फ्लेमेशन होती है, और जो स्टूल होता है, जो डायरिया का कंटेंट होता है, उसमें क्या आ रहे होते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं, उसमें क्या आ रहे होते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी डायरिया। और जो हमारा स्टियोटोरिया होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें होता डायरिया ही है। ठीक है, इसमें होता डायरिया ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जी डॉक्टर लाइबा आप सही कह रही हैं, जो सिस्टिक फिब्रोसिस है
इसमें CFTR की म्यूटेशन ही होती है। लेकिन अगर इसकी ओवर एक्टिविटी हो जाए तो ये इसकी कोलरा इन्फेक्शन की वजह से इसकी ओवर एक्टिविटी होती है। अच्छा, जो स्टियोटोरिया होता है, स्टियोटोरिया में क्या होता है, फैट आ रही होती है, मतलब कि जो फैट्स हैं वो आपके फीसिस के साथ आ रहे होते हैं। और इसमें आपने दो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि एक तो जो मरीज होगा स्टियोटोरिया का, इसके जो स्टूल होंगे वो फ्लोट करेंगे उसके ऊपर, पानी के ऊपर। और दूसरे नंबर पे इसमें अगर पीले स्टूल आपको मिल रहे हैं तो जाहिर बात है कि बाइल ने स्टूल को ब्राउन करना था। अब जाहिर बात है अगर बाइल ही नहीं है तो क्या होगा, जो स्टूल होंगे वो पीले कलर के होंगे। और इसमें हमें क्या हो जाती है, फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब जरा हम इसको पीछे छोड़ते हैं, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक था लेकिन आपको ये आना चाहिए। अब हम जरा बात करते हैं सिल्क डिजीज की, और उससे पहले बात करते हैं मेल अब्जॉर्प्शन की। अब इसको जरा गौर से सुनना, अब आपकी बुक पे आने लगे हम। मेल का मतलब क्या होता है? मेल का मतलब होता है बैड, ठीक है। मेल का मतलब क्या होता है? बुरा। एंड अब्जॉर्प्शन, मेल अब्जॉर्प्शन का मतलब ही क्या होगा कि इसमें आपकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इसमें आप जो मर्जी खा लो आपकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो अगर अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जाहिर बात है आपकी जितना भी आप चीजें खाओगे वो आपकी स्टूल में बाहर निकल जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको डायरिया हो जाएगा। अब मेल अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? सबसे पहले आपको डायरिया हो सकता है, ठीक है, डायरिया हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, स्टियोटोरिया। अगर आप उसकी फैट की मेल अब्जॉर्प्शन है तो आपको क्या हो जाएगा, स्टियोटोरिया हो सकता है। उसके अलावा वेट लॉस होगा, जाहिर बात है, वीकनेस होगी। लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जो पहली पैराग्राफ में उसने लिखी हुई है, और ये एमसीक्यूज है, दैट इज के बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फीकल फैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप यूएसएमएलई का वो क्यू बैंक उठा के देखें तो उसमें ये उसका ऊपर एक क्वेश्चन भी है। और इवन कि आप एफसीपीएस में भी ये पूछा गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फीकल फैट। अगर आप किसी मरीज की स्टूल में फैट फैट चेक करना चाहते हैं तो आप क्या चेक करेंगे, आप कौन सा टेस्ट देखेंगे? बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फीकल फैट। तो आपने उसने लिखा भी हुआ है बुक ने, दैट इज योर सुडान स्टेन, दैट इज योर सुडान स्टेन, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है अभी तक जो हमने बात पढ़ी है, कि बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फीकल फैट कौन सा होता है, दैट इज योर सुडान स्टेन। इसको लाजमी अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। बाकी पहले पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसके बाद हम चलते हैं सीलिक डिजीज में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसका आपने अक्सर सुना भी होगा। देखें, आपने अक्सर सुना होगा कि यार जो फलाना बंदा है ना, वो है तो बड़ा अमीर लेकिन उस वो गंदम नहीं खा पाता। ठीक है, आप मतलब अपने दिल को सुकून देने के लिए ना, कि यार वो बंदा है तो बड़ा अमीर लेकिन ना वो गंदम नहीं खा पाता। तो असल में होता क्या है, उसको ना सीलिक डिजीज होती है। सीलिक डिजीज में होता क्या है, देखो, जो गंदम हम खाते हैं पाकिस्तान में, हम रोटियां बना के खाते हैं गंदम की, उसमें ना एक एक अपना कंपोनेंट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहले हम इसको पढ़ते हैं कि जो सीलिक डिजीज होती है, सीलियक डिजीज होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज ऑटो इम्यून मीडिएटेड इनटॉलरेंस ऑफ ग्लाइडिन। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है कि हमारी अपनी बॉडी ही हमारे खिलाफ हो जाती है। इट इज ऑटो इम्यून मीडिएटेड ऑफ इट इज ऑटो इम्यून मीडिएटेड इनटॉलरेंस ऑफ ग्लाइडिन। अब आप कहते हैं कि यार ये जो ग्लाइडिन है ये क्या होता है? ग्लाइडिन हम कहाँ पे होता है? ग्लाइडिन मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है? गंदम में होता है। जो हम गंदम खाते हैं उसमें क्या होता है? उसमें ग्लाइडिन होता है। अब इसमें होता क्या है कि जब हम गंदम खाते हैं तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनमें इसकी क्या हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गंदम से एलर्जी होती है। तो गंदम में होता क्या है, जो वीट होती है गंदम, उसमें होता है ग्लाइडिन। अब जो ग्लाइडिन है, ग्लाइडिन होता क्या है, ये करता क्या है, इसको जरा हम पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और इट इज इसमें इनटॉलरेंस आ जाती है, हम गंदम को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मतलब आपने सुना होगा ना कि यार फलाना बंदा है तो बड़ा अमीर लेकिन वो गंदम नहीं खा पाता, वो कुछ और खाता है। ठीक है, तो उसको उसमें क्या होती है, उसमें सीलियक डिजीज होती है। अब हम जरा इसको पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसमें होता है जी ग्लूटीन सेंसिटिव इंटेरोपैथी। ठीक है, इसमें क्या होती है, ग्लूटीन सेंसिटिव, एक ग्लूटीन होता है। ग्लूटीन क्या होता है? ग्लूटीन भी गंदम के अंदर होता है। इसको मैं पढ़ाता हूँ ये क्या होती है। ग्लूटीन ग्लूटीन सेंसिटिव इंटेरोपैथी। इंटेरोपैथी का मतलब क्या है कि जो इंटेस्टाइन है मरीज की वो खराब हो जाएगी, जो इंटेस्टाइन है वो खराब हो जाएगी ड्यू टू ग्लूटीन। अब आप कहते हैं कि यार ग्लूटीन क्या चीज है, अब जरा हम इसको पढ़ते हैं। और ये जो चीज मैं आपको एक ना फ्लो चार्ट लिखवाने लगा हूं ना, इसको अपनी बुक पे लिख लेना, क्योंकि आपकी बुक पे ना थोड़ा मुश्किल करके ये लिखा हुआ है। तो इसको जरा आसान हम लफ्जों में पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें क्या होगा, आप फर्ज करो एक मरीज, और वो क्या खाएगा, गंदम खाएगा। वो क्या खाएगा, गंदम खाएगा, वीट।
ठीक है, वीट में क्या होता है, वीट में होता है ग्लूटीन, ठीक है, वीट में क्या होता है, ग्लूटीन होता है। अब ये जो ग्लूटीन है, ग्लूटीन का एक कंपोनेंट है और उसको हम कहते हैं ग्लाइडिन। उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिन कहते हैं। इसको लिख लेना अपनी बुक पे। जो ग्लूटीन है, ग्लूटीन गंदम में होता है और ग्लूटीन का एक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं ग्लाइडिन, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिन। अब ये जो ग्लाइडिन है ना, ये जो ग्लाइडिन है, अब जो मरीज है जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी है इसकी, जिसमें इस चीज की एलर्जी है, उसमें एक और इंजाइम होता है उसकी इंटेस्टाइन में, और उसको हम कहते हैं टीटीजी। उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल टी, बड़ा जी, बड़ा टी एंड जी, स्मॉल टी, टी टी जी, ठीक है, टी टी जी, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। पूरा इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, टिश्यू टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। दोबारा सुने, जो गंदम हम खाते हैं, गंदम में क्या होती है, ग्लूटिन होती है, ग्लूटिन कन्वर्ट होती है किसमें, ग्लाइडिन में। ग्लाइडिन में जब ग्लाइडिन हमारे अपना इंटेस्टाइन में जाता है तो उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं टीटीजी। टीटीजी की फुल फॉर्म क्या है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। अब ये क्या करता है, ये जो ग्लाइडिन होता है ना, ये जो ग्लाइडिन होता है, ये एंजाइम इस ग्लाइडिन से NH2 ग्रुप को रिमूव कर देता है। इसकी क्या करा देता है, डी अमाइनेशन करा देता है। अमाइन ग्रुप को रिमूव करेगा तो क्या हो जाएगी, डी अमाइनेशन। तो ये जो ग्लाइडिन है, ये कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डी अमाइडेटेड, डी अमाइडेटेड। अब इसमें जाहिरी बात है, हमने इसमें अमाइड ग्रुप जब इसको डी अटैच करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, डी अमाइडेटेड ग्लाइडिन। इसको हम क्या कहेंगे, डी अमाइडेटेड ग्लाइडिन। अब ये जो डी अमाइडेटेड ग्लाइडिन है, ये क्या करती हैं, हमारी जो हमारे जो फौजी हैं, जो हमारे फौजी पहरा दे रहे हैं, वो ये समझते हैं कि यार ये तो कोई बाहर से दुश्मन आ गया है। तो वो क्या करते हैं, ये जो डी अमाइडेटेड ग्लाइडन होता है ना, हमारे जो एपीसी सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो इसको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। वो इसको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। जब इसको वो गिरफ्तार करते हैं तो वो अपने बड़े फौजी के पास ले जाते हैं। बड़ा फौजी क्या है, दैट इज योर CD4 T सेल। जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको इनगल्फ करते हैं तो किसके पास ले जाते हैं, अपने बड़े फौजी के पास ले जाते हैं, मतलब कि CD4 पॉजिटिव टी सेल। ठीक है, CD4 पॉजिटिव T सेल। अब ये जो CD4 T सेल है ना, ये एक बड़ा फौजी है। ये क्या करता है, ये कहता है कि यार फौज को एक्टिवेट कर दो, जो आर्मी है उसको एक्टिवेट कर दो। आर्मी जब एक्टिवेट होगी तो इसको हम कहेंगे एक्टिव टी सेल्स। मतलब कि ये जो आपके CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं, ये क्या कर देंगे, ये एक्टिव कर देंगे टी सेल्स को। ये क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे एक्टिव टी सेल्स। ये टी सेल्स को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। जब टी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो टी सेल्स पहला काम क्या करेंगे, टी सेल्स पहला काम ये करेंगे कि डिस्ट्रॉय कर देंगे विलाई ऑफ ड्यूडिनम को। किसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय विलाई ऑफ ड्यूडिनम, डिस्ट्रॉय विलाई ऑफ ड्यूडिनम। जो ड्यूडिनम के विलाई होंगे उसको ये क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो आपके टी सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, अपने ही ऑटो इम्यून है ना, अपने ही जिसम को, अपने ही जो ड्यूडिनम है उसके विलाई को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद ये जो आपके एक्टिव टी सेल्स हैं, ये दूसरा काम क्या करेंगे, ये कहेंगे अच्छा हमसे तो संभाला नहीं जा रहा, हम ना किसी और आर्मी को, मतलब कि पाकिस्तान रेंजर को अभी एक्टिवेट कर देते हैं। तो जो एक्टिवेटेड टी सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये बी सेल को भी एक्टिवेट कर देते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। ठीक है, बी सेल्स को भी ये क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। अब आपको पता है कि जब बी सेल एक्टिवेट होता है, जब बी सेल एक्टिवेट होता है तो क्या बनता है, जी बताना मुझे जरा, कि जब बी सेल एक्टिवेट होता है तो कौन सा सेल बनता है। जी आप सारे बता रहे हैं एंटीबॉडीज तो बनती हैं, लेकिन एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं, कौन से सेल, यस डॉक्टर निम्रा, एक्सीलेंट। जो बी सेल्स होते हैं, जब बी सेल एक्टिवेट होते हैं तो प्लाज्मा सेल बनता है। ठीक है, प्लाज्मा सेल। अब जब प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, जब प्लाज्मा सेल्स बनेंगे तो उससे क्या बनेंगे, एंटीबॉडीज बनेंगी। अब जाहिरी बात है कि जो प्लाज्मा सेल्स होंगे वो जिन चीजों ने उनको एक्टिवेट किया था उनके खिलाफ क्या बना देंगे, एंटीबॉडीज बना देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं बताने लगा हूँ। ये जो प्लाज्मा सेल्स होंगे ये 3 किस्म की एंटीबॉडीज बनाएंगे। जो पहली एंटीबॉडी होगी, ये पहली जो एंटीबॉडी होगी, ये किसके खिलाफ बनाएंगे, एंटी एंटी टीटीजी। ठीक है, एंटी एंटी टीटीजी, मतलब कि एंटीबॉडीज बना देंगे, किसके खिलाफ बना देंगे, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज के खिलाफ, जिस जिस एंजाइम ने हमारे ग्लाइडिन को कन्वर्ट किया था डी अमाइडेटेड ग्लाइडिन में। उसके बाद जो प्लाज्मा सेल्स होंगे, ये दूसरे नंबर पे कौन सी एंटीबॉडी बनाएंगे, दैट विल बी योर एंटी एंटी डी अमाइडेटेड, मतलब कि एंटी एंटी ग्लाइडिन कह लें, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज बना देंगे। ठीक है, एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज बना देंगे। तीसरे नंबर पे जो एंटीबॉडी बनेगी, दैट विल बी योर एंटी एंटी एंडो एंटी एंडोमीजियल एंटी एंडोमीजियल एंटी एंडोमीजियल एंटीबॉडी बन जाएगी।
अब आप कहते हैं कि यार इसको ना एक दफा रिवाइज कर दें। हम इसको रिवाइज करते हैं। देखिए, एक मरीज था, वो बेचारा पहले एलर्जिक था, ठीक है, वो क्या था, गंदम से एलर्जिक था। उसने जैसे ही गंदम खाई, उसने जैसे ही गंदम खाई, गंदम में क्या था, ग्लूटिन था। ग्लूटिन के किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइडिन में कन्वर्ट हो गया। अब जो ग्लाइडिन था, ग्लाइडिन के ऊपर एक एंजाइम ने काम किया जिसको हम कहते हैं टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। जो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज है, इस ग्लाइडिन से अमाइन ग्रुप रिमूव कर देगा। जब इससे अमाइन ग्रुप रिमूव करेगा तो इसको हम कहेंगे डी अमाइडेटेड ग्लाइडिन। इसको हम क्या कहेंगे, डी अमाइडेटेड ग्लाइडिन। ये जो डी अमाइडेटेड ग्लाइडिन है, इसको हमारे फौजी पकड़ लेंगे और वो समझे कि यार ये दुश्मन है, तो इसको हमारे फौजी पकड़ लेंगे, जिसको हम कहते हैं एपीसी सेल्स, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो एपीसी सेल्स हैं वो अपने बड़े फौजी के पास ले जाएंगे, और वो कौन है, CD4 T सेल। जो CD4 T सेल है, वो पूरी आर्मी को एक्टिवेट कर देगा, और पूरी आर्मी क्या है, हमारी टी सेल। टी सेल्स एक्टिवेट हो गए। टी सेल्स पहला काम क्या करेंगे, हमारे जो विलाई हैं, ड्यूडेनम के अंदर विलाई हैं, उनको उनको तोड़ना शुरू कर देंगे। हमारे ड्यूडेनम के अंदर जो विलाई हैं उनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो हमारे एक्टिव टी सेल्स हैं, ये और क्या करेंगे, ये हमारे और बी सेल्स को भी एक्टिवेट कर देंगे। जब बी सेल्स एक्टिवेट होगा तो बी सेल क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल बनाएगा। जब प्लाज्मा सेल बनाएगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा, सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनेगी वो किसके खिलाफ बनेगी, आपकी टीटीजी इंजाइम के खिलाफ, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज इंजाइम के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। उसके बाद जो आपका ग्लाइडिन था उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बन जाएगी। और तीसरे नंबर पे आपकी जो एंडोमीजियल एंटीबॉडी है उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बन जाएगी। अब आप कहते हैं कि यार हम ये एंटीबॉडीज क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हमें क्या जरूरत पड़ गई है कि चले बन रही है एंटीबॉडीज तो बनती रहे, हमें क्या। लेकिन इसके रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब आपके पास एक मरीज है, ठीक है, और आपने ये देखना है, उसका डायग्नोज करना है कि आया कि इसको सीलिक डिजीज है या नहीं। तो आप उसका क्या करोगे, आप सिंपली उसमें क्या करा लोगे, आप उसका सीरोलॉजी टेस्ट करा लोगे, आप उसमें एंटीबॉडीज चेक कर लोगे। अगर तो उसमें कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो आप कहोगे हाँ इसमें सीलिक डिजीज है। अगर उसमें नहीं है तो नहीं है। अब आप कहते हैं कि वो एंटीबॉडीज कौन सी हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपने किसी मरीज का सीरोलॉजी टेस्ट करवाया और उसमें आपको एंटी टीटीजी एंटीबॉडी मिली, ठीक है, आपको क्या मिली, एंटी टीटीजी एंटीबॉडी मिली, तो ये डायग्नोसिस को कंफर्म करती है, ठीक है, ये डायग्नोसिस के लिए बड़ी अच्छी है। डायग्नोसिस के लिए क्या है, बहुत अच्छी है। लेकिन जो आपकी एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडी है, ग्लाइडिन के खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है, इसकी बहुत इसकी क्या है, पुअर प्रोग्नोसिस है, मतलब इसकी एक्यूरेसी नहीं है। कि और भी बहुत ज्यादा डिजीजेज में ये जो ग्लाइडिन की एंटीबॉडी होती है ये ज्यादा करती है। इसकी क्या है, पुअर एक्यूरेसी है, इसकी क्या है, पुअर एक्यूरेसी है। और ये क्या कर इसकी मतलब इतना ना हमें ये अच्छा रिजल्ट नहीं देती। लेकिन जो आपकी ये एंटी टीटीजी वाली है, इट इज वेरी गुड फॉर डायग्नोसिस। या फिर अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो आप एंडोमीजियल, ठीक है, एंडोमीजियल हम किसको कहते हैं, स्मूथ मसल, स्मूथ इस बल्कि लिख लें, एंडोमीजियम हम किसको कहते हैं, स्मूथ मसल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्मूथ मसल कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर इसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनी हुई है तो इसको इस ये भी क्या है, बहुत एक अच्छा हमारे पास डायग्नोस्टिक फैक्टर है डायग्नोज करने के लिए। ठीक हो गया। तो अब मुझे जरा शाबाश, पहले तो यहाँ तक बताए ना कि आपको इसकी पैथ फिजियोलॉजी समझ आई है, फिर मैं आपको बुक वाला पढ़ाता हूँ कि बुक ने क्या लिखा हुआ है। पहले तो आपको ये प्रोसेस आना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है। जी डॉक्टर, तकरीबन सबको समझ आ गई है। डॉक्टर अहमद क्या पूछ रहे हैं? जी बताएं बताएं, शाबाश। ओके, मैं डायग्नोज दोबारा बताता हूँ। टी सेल विलाई की डिसेक्शन कैसे करता है, देखिए डॉक्टर अहमद, जो इस अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये इम्यूनोलॉजी का पूरा हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, जो आपके टी सेल्स होते हैं इनके पास बड़ी मैकेनिज्म होते हैं, मैक्रोफेजेस या डिफरेंट चीजें होती हैं। अपना मैक्रोफेजेस कह रहा हूं, इनके पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जिससे ये सेल्स की डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो फिलहाल इधर ये करवाना मुश्किल है। डायग्नोसिस वाला दोबारा बता दें। ओके, मैं डायग्नोसिस के मैंने ये बताया है कि अगर आप किसी बंदे का डायग्नोज करना चाहते हैं कि आया कि इसमें सीलियक डिजीज है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप सबसे जो अच्छा मार्कर है डायग्नोसिस के लिए, दैट इज योर एंटी टीटीजी। एंटी टीटीजी, ठीक है, आप इसमें सबसे ज्यादा ये चेक करोगे। अगर आपको ये नहीं मतलब ये ज्यादा नहीं मिलता, तो फिर आप क्या चेक करोगे, एंटी एंडोमीजियल। आप एंटी एंडोमीजियल चेक करोगे। अगर किसी बंदे में आपको एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज ज्यादा मिलती हैं, तो ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है कि जो मरीज है उसको सीलियक डिजीज है, ठीक है, तो इसका इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। सबसे अच्छी एंटी टीटीजी और एंटी एंडोमीजियल एंटीबॉडीज की है। ठीक हो गया, इसको जरा हम पढ़ते हैं, अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आपको ये और ज्यादा समझ आएगी। टीटीजी का नॉर्मल फंक्शन क्या है, देखिए जो टीटीजी है इसका नॉर्मल फंक्शन यही होता है कि इसने डी अमाइनेशन करानी होती है। मतलब कि इसने अमाइन ग्रुप, किसी भी चीज से अमाइन ग्रुप को रिमूव करना होता है।
तो इस केस में आपका ग्लाइडिन है, तो ग्लाइडिन टीटीजी आपके नॉर्मल उसमें होता है, विलाई में होता है ना। तो जब टीटीजी इस ग्लाइडिन के ऊपर एक्ट करेगा तो अमाइन ग्रुप को रिमूव कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। यानी जो टीटीजी है ये नॉर्मल है, टीटीजी नॉर्मल होता है, वैसे जो ग्लाइडिन है ये पैथोलॉजिकल है। मतलब कि जो पेशेंट है आप उसको हाइपर सेंसिटिविटी है, वैसे ये नॉर्मल है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी की। अब इसमें आपने जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि ये कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, तो इसके लिख लें अगर बुक पे नहीं लिखा हुआ, इट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी जिसमें आपके टी सेल डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको हम कहते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ये एमसीक्यूज है कि जो सीलियक डिजीज है इसकी ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। जरा हम आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं कि यार अच्छा एक पेशेंट है और उसको सीलियक डिजीज तो हो गई है, अब उसमें हिस्टोलॉजी क्या मिलेगी, उसका जो ड्यूडिनम है वो हमें किस तरह का दिखाई देगा। तो उसमें जो हिस्टोलॉजी होगी वो कुछ इस तरह की होगी। सबसे पहले उसमें जो विलाई होंगे, उसमें जो ड्यूडिनम विलाई होंगे वो क्या होंगे, उनकी एट्रोफी हो जाएगी। एट्रोफी क्यों होगी, अभी हमने पढ़ा कि जो आपके टी सेल्स होंगे, जो आपके टी सेल्स होंगे, टी सेल्स क्या करेंगे, विलाई को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पहले नंबर पे क्या होगा, विलस एट्रोफी। पहले नंबर पे क्या होगा, विलस एट्रोफी, मतलब कि जो विलाई है उनकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा, दूसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा, क्रिप्स हाइपरप्लेजिया। क्रिप्स ऑफ मैंने आपको एक टर्म बताई थी, क्रिप्स ऑफ लुब्रिकन। क्रिप्स ऑफ लुब्रिकन बोला क्या था, फर्ज करो ये क्या है, आपका विलाई है, और ये क्या है, आप मतलब एक गड़ा सा होता है दो विलाई के दरमियान, और उसको हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लुब्रिकैन। तो जो आपके क्रिप्स ऑफ लुब्रिकैन है, जो क्रिप्स हैं, इनको इनमें क्या हो जाएगा, इनका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। तो विलस एट्रोफी, ठीक है, विलस एट्रोफी जी ड्यूडनम में और ज्यूजनम में होते हैं। मतलब कि सिंपल मैंने आपको बताया था कि जो आपके विलाई होते हैं, विलाई के साइडों पे ना एक गड़ा सा होता है, एक डिप्रेशन होता है, उसको हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ ल्यूब्रिकैन। तो जो क्रिप्स होंगे इनकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी। इनमें जो सेल्स होंगे उनकी क्या हो जाएगी, उनके सॉरी उनका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। क्रिप्स का क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। जो विलाई होंगे ड्यूडनम के वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब कि विलाई क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और क्रिप्स क्या हो जाएंगे, और गहरे हो जाएंगे। क्रिप्स का क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे इंट्रा एपिथीलियल, इंट्रा एपिथेलियल, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस, मतलब कि एपिथेलियम के दरमियान आपको बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, टाइप 4 में अब तो नहीं आती, टाइप 4 में सेल्स खुद डिस्ट्रॉय कर देती हैं, अब नहीं आती। डॉक्टर मावल आप क्या पूछ रहे हैं, टाइप 4 में अब तो नहीं आती, मुझे नहीं समझ आ रही है आपकी। अच्छा खैर, तीसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस। एंटी अच्छा अच्छा, टाइप 4 में एंटीबॉडीज तो नहीं आती, वही तो मैं देखे, वही मैं बता रहा हूँ ना। जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय नहीं करती। ठीक है, आप जो आपका ये टी सेल्स हैं, टी सेल्स डिस्ट्रॉय करते हैं आपकी भिलाई को। ठीक है, टी सेल्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा खैर, आप इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस, क्रिप्स क्रिप्स का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, और क्या होगा, विलियस एट्रोफी। ठीक है, विलियस एट्रोफी, क्रिप्स हाइपरप्लेजिया एंड इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगी। उसके बाद आपने जस्ट एक रट्टा ही मार दें कि इसकी एसोसिएशन किस किस एंटीजन के साथ है। ठीक है, तो इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, जो सीलियक डिजीज है, इसकी एसोसिएशन है आपकी HLA। ठीक है, HLA-DQ2 एंड HLA-DQ8। ठीक है, तो इसकी आपने सिर्फ ये याद रखना है, इसको रटा मारना है कि जो सीलियक डिजीज है इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, तो HLA-DQ8 एंड HLA-DQ2। ठीक है, इसको आप 28 से भी याद रख सकते हो कि 2 and 8। ठीक है, तो HLA-DQ2 एंड HLA-DQ8। उसके बाद आप कहते हैं कि ये किन लोगों में कॉमन है। तो जो नॉर्थ यूरोपियन लोग हैं, ठीक है, नॉर्दर्न यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप, मतलब कि नॉर्दर्न यूरोप में कौन कौन से कंट्री आते हैं, नॉर्दर्न यूरोप में सबसे आपका प्यारा और बड़ा आपका फेवरेट मुल्क आता है, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, जो ग्रेट ब्रिटेन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे नॉर्थ यूरोप में आते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्थ यूरोप है, नॉर्थ यूरोप के जो लोग हैं उनमें ये जो सीलियक डिजीज है इट इज वेरी कॉमन। ठीक है, उनमें ये क्या है, बहुत कॉमन है। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं, और अब आप कहते हैं कि यार अच्छा ये नॉर्थ यूरोप भी हो गया, लेकिन ये किस चीज को इफेक्ट करता है। तो जो आपका ये होता है, इट प्राइमरीली अफेक्ट, ये किस पार्ट को इफेक्ट करता है मोस्टली,
तो इट प्राइमरली अफेक्ट डिस्टल ड्यूडेनम। ये सबसे ज्यादा डिस्टल ड्यूडेनम को इफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करता है? डिस्टल ड्यूडेनम को। और डिस्टल ड्यूडेनम के साथ साथ किसको करता है? प्रोक्सिमल जूजिनम। प्रोक्सिमल जूजिनम एंड डिस्टल ड्यूडेनम को इफेक्ट करता है। और जाहिर बात है कि जब प्रोक्सिमल जूजिनम और आपका डिस्टल ड्यूडेनम वगैरह होगा तो क्या होगा? माल एब्जॉर्प्शन होगी। और क्या होगा? स्टियोटेरिया होगा। और क्या होगा? स्टियोटेरिया। ठीक है, स्टियोटेरिया होगा, मेल एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद अब आप कहते हैं कि यार इसका इलाज क्या है? चले फर्ज करो एक बंदा है और उसको हो गई है। तो आपको पता है कि जो एलर्जी होती है, आपको अगर कोई भी एलर्जी है ना, तो एलर्जी का कोई खास इलाज नहीं होता। एलर्जी का यही इलाज होता है कि आपने एक्सपोजर से बचना होता है। तो इसका इसका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है? आपका ग्लूटीन है ना। तो आप क्या करोगे? आपने मरीज को ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है। आपने कहना है कि भाईजान आपने गंदम नहीं खानी, आपने बाजरा नहीं खाना, जिसमें जिस चीज जिन जिन फूड में आपका वो है ना ग्लूटेन, आपने वो चीजें मना कर देनी है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ग्लूटेन फ्री डाइट। आपने पेशेंट को क्या देनी है? ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है। ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है। अब आप कहते हैं कि यार अच्छा, ग्लूटेन फ्री डाइट तो दे दी है, लेकिन जो मरीज है वो कहता है कि मेरे ना स्किन पे बड़े रैशेस से हैं। ठीक है, मेरी स्किन पे ना बड़े मतलब जख्म से बने रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक एमसीक्यू जो मैंने आपको पहले करवाया है सुडान स्टेन वाला, वो आपने नहीं भूलना। और जो अभी मैं आपको करवाने लगा हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कहेगा कि जो सीलियक डिजीज है, सीलियक डिजीज का मरीज है और उसका जो एक्सटेंसर सरफेस है, ठीक है, जो उसकी एक्सटेंसर सर्फेसिस है। एक्सटेंसर सरफेस आपको पता है कि जहां पे हमारे एक्सटेंसर मसल्स, मतलब कि मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, अगर हम हाथों की बात करें तो जो हमारी कोनियां हैं, ठीक है, जो हमारी कोनियां है यहाँ पे उसको क्या है? उसको स्मॉल विजिकल्स है। एक्सटेंसर सरफेस पे क्या है? स्मॉल विजिकल्स हैं। स्मॉल विजिकल्स, स्मॉल विजिकल्स है, मतलब कि छोटे छोटे क्या है? जख्म से हैं। तो एक्सटेंसर सरफेस पे क्या है? स्मॉल विजिकल्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं? स्मॉल विजिकल्स ऑन एक्सटेंसर सरफेस को हम कहते हैं डर्माटाइटस हर्पिटिफॉर्मिस। डर्माटाइटस, डर्मा डर्माटाइटस डर्माटाइटस हर्पिटिफॉर्मिस। हर्पिटिफॉर्मिस, डर्माटाइटस हर्पिटिफॉर्मिस। तो जो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो आपसे पूछेगा कि यार एक पेशेंट है और उसको सीलियक डिजीज है, तो उसको डर्माटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस क्यों हो रहे हैं? तो आपने कहना है कि ये जो सीलियक डिजीज है ना, सीलियक डिजीज, इसमें आईजीए एंटीबॉडी बहुत ज्यादा हो जाती है। जो आईजीए एंटीबॉडी है ये ज्यादा हो जाती है। इवन के जो हमने पीछे एंटीबॉडीज पढ़ी थी ना, मैं कौन कौन सी वाला पढ़ी थी बताना जरा मुझे, शाबाश। एक तो थी हमारे पास टिश्यू टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज वाली एंटीबॉडी थी। उसके बाद हमारी ग्लाइडिन की खिलाफ एंटीबॉडी थी। उसके अलावा एंडोमीजियल एंटीबॉडी थी। ऐसे ही थे ना, 3 एंटीबॉडीज थी। तो ये मोस्टली जो एंटीबॉडीज होती हैं ये दे आर आईजीए इन नेचर। ये किस नेचर की होती हैं? ये आईजीए इन नेचर की होती हैं। आईजीए, आईजीए इन नेचर की होती हैं। तो ये जो आईजीए होता है ना, आईजीए ये डिपॉजिट कर जाता है। कहाँ पे डिपॉजिट करता है? आपके डर्मल पेपिला में। ठीक है, जो डर्मल पेपिला होते हैं, डर्मल पेपिले, ठीक है, डर्मल पेपिले, मतलब फर्ज करो ये आपकी स्किन है, ठीक है, और आपको पता है कि डर्मल पेपिला इस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ना आपको डर्मल पेपिला, यहाँ पे आईजीए डिपॉजिट कर जाएगा। जब आईजीए यहाँ पे डिपॉजिट करेगा तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डर्माटाइटस हर्पेटिफॉर्मिस। डर्माटाइटस हर्पेटिफॉर्मिस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है इस डिजीज का। ठीक हो गया। उसके बाद अब आप कहते हैं, अब बल्कि आप आपसे मैं पूछता हूँ कि मुझे बताना इसमें जो डी जाइलोज टेस्ट है, जो डी जाइलोज टेस्ट है वो नॉर्मल आएगा या अब नॉर्मल आएगा? जो डी जाइलोज टेस्ट मैंने आपको बताया था एक दफा, अगर आपको याद है या नहीं, तो जो डी जाइलोज टेस्ट होगा नॉर्मल होगा या अब नॉर्मल होगा? बुक से देख के नहीं बताना जी। तकरीबन 4 5 6 बंदे कह रहे हैं कि जो डीजाइलोज टेस्ट होगा ये क्या होगा? अब नॉर्मल होगा। ठीक हो गया। इसको जरा हम रिपीट कर लेते हैं क्योंकि शायद किसी ने पहले ना सुना हो, तो इसको मैं जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। डीजाइलोज टेस्ट क्या होता है? देखो, डीजाइलोज क्या है? एक शुगर है और जिसको किसी एंजाइम की जरूरत नहीं होती अब्जॉर्प्शन के लिए। और जितनी हम शुगर खाते हैं ये फौरन अब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है। अब आपके पास एक मरीज आता है और आप चेक करना चाहते हैं कि आया कि इसको पेंक्रियाज का मसला है, आया कि इसको क्या है? पेंक्रियाज का मसला है, या फिर इसमें जो विलाई है, मतलब कि इसमें जो ड्यूडिनम का विलाई है वो एबसेंट है। जाहिर बात है अगर ड्यूडिनम के विलाई एबसेंट होंगे तो क्या होगा? हमारी कोई भी चीज अब्जॉर्ब नहीं होगी। या फिर जो पेंक्रियाज है, या फिर अगर पेंक्रियाज की इनसुफिशियंसी है, पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा? हमारी कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं होगी और क्या होगा? हमारी अब्जॉर्ब भी नहीं होगी। अब आप क्या देते हो? आप पेशेंट को डीजाइलोज टेस्ट देते हो। अगर तो आपको मरीज के यूरिन में डीजाइलोज शुगर मिलती है, अगर तो आपने एक मरीज को ओरली क्या दिया? डीजाइलोज दिया। जब आपने उसको डीजाइलोज दिया,
अगर उसके मरीज में, अगर तो यूरिन में, ठीक है, अगर तो यूरिन में आपको क्या मिली, पॉजिटिव मिला, अगर आपको यूरिन में उसका डीजाइलोज मिल गया, तो आपको पता चल गया कि यार इसके ना इसका अब्जॉर्प्शन सही हो रही है, बस इसके ना पैंक्रियाज में मसला है, इसमें क्या है, पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी है। तो अगर क्या होगा, सर प्लीज रिपीट, हाँ डॉक्टर फरहान ने न्यू ज्वाइन किया इसलिए उनको समझ नहीं आ रही होगी। देखिए, इसको हम जरा रिवाइज करते हैं, सबको समझ आ जाएगी। मैंने कहा था जो डीजाइलोज टेस्ट होता है ना, इसको हम यूज करते हैं पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी और विलायक विलायक में डिफरेंशिएट करने के लिए। अब आपके पास एक मरीज आया है, ठीक है, आपके पास दो मरीज, एक अम्मा आई है अपने बच्चे को लेके, और वो कहती है कि डॉक्टर साहब जो भी ये खाता है, जो भी ये खाता है इसको लगता नहीं है, जो भी ये खाता है इसको लगता नहीं है, तो आप इसका जरा कोई हल बताएं मुझे। आप उसका करते हो डीजाइलोज टेस्ट। अब आपको पता है कि जाहिरी बात है, अगर अगर इसको लगता नहीं है तो इसमें क्या हो रही है, मैल अब्जॉर्प्शन हो रही है। जो मैल अब्जॉर्प्शन की दो रीजंस होती हैं, या तो क्या है, या तो जो आपकी इंटेस्टाइन है वो डिफेक्टिव है, इंटेस्टाइन में कोई डिफेक्ट है, इंटेस्टाइन में क्या है, डिफेक्ट है, मतलब कि कोई विलाई वगैरह एब्सेंट है जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। या फिर, या फिर दूसरा रीजन क्या हो सकता है, या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा। तो जब पेंक्रियाज काम नहीं करेगा तो क्या होगा, पेंक्रियाज अपने इंजाइम नहीं बनाएगा, जब पेंक्रियाज अपने इंजाइम नहीं बनाएगा तो कोई भी चीज अब्जॉर्ब नहीं होगी, ऐसे ही है ना। अब आप ये देखना चाहते हैं कि यार इसमें इंटेस्टाइन का मसला है या पेंक्रियाज का मसला है, तो आप उसको क्या दोगे, आप उसको दोगे डीजाइलोज। जब डीजाइलोज उसके इंटेस्टाइन में जाएगा, अब डीजाइलोज को तो किसी जरूरत नहीं है ना, किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है अब्जॉर्ब होने के लिए। तो जब आप उसको डीजाइलोज दोगे, डीजाइलोज फौरन अब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर उसका इंटेस्टाइन इंटैक्ट है, अगर उसको इंटेस्टाइन का कोई डिफेक्ट नहीं है, तो जो डीजाइलोज होगा ये फौरन अब्जॉर्ब हो जाएगा। जब ये फौरन अब्जॉर्ब होगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, पेशेंट के यूरिन में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, यूरिन में पहुंच जाएगा, और यूरिन में जब हम टेस्ट करेंगे तो यूरिन में हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर हम किसी मरीज का डीजाइलोज टेस्ट करें और उसके यूरिन में डीजाइलोज पॉजिटिव मिले, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है, उसमें पेंक्रियाज का मसला है। मैल अब्जॉर्प्शन किस वजह से हो रही है, पेंक्रियाज की वजह से, वैसे कोई मसला नहीं है। इंटेस्टाइन उसकी ठीक है, लेकिन अगर आप अगर एक मरीज है और उसमें मैल अब्जॉर्प्शन है और उसमें आप डीजाइलोज टेस्ट करते हो और उसके यूरिन में आपको कोई डीजाइलोज नहीं मिलता, उसके यूरिन में आपको कोई डीजाइलोज टेस्ट, डीजाइलोज शुगर नहीं मिलती, तो आपको क्या, आपको पता चल गया कि यार इसमें ना इंटेस्टाइन का डिफेक्ट है। जो डीजाइलोज है वो भी अब्जॉर्ब नहीं हुआ, जब वो भी अब्जॉर्ब नहीं हुआ तो यूरिन में भी नहीं आया, तो क्या हुआ, हमें यूरिन नेगेटिव मिला। ठीक है, यूरिन नेगेटिव अगर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि इंटेस्टाइनल डिफेक्ट है। ठीक है, यस, पाकिस्तान में डीजाइलो, ये डीजाइलोज बड़ा कॉमन है, बड़ी कॉमन शुगर है उसमें। ये बिल्कुल सस्ती सी मिल जाती है, 100 150 का पूरा डब्बा मिलता है इसका। ठीक है, तो अगर आपको यूरिन में नेगेटिव मिलता है, अगर आपको यूरिन में नेगेटिव मिलता है तो इसका क्या है, इंटेस्टाइनल डिफेक्ट है। और अगर ये पेंक्रियाज है, ठीक है, अगर पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक डिफेक्ट है तो डीजाइलोज आपको यूरिन में क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जी डॉक्टर फरहान जरा बता दें कि आपको समझ आ गई या फिर हम आगे चलें। अच्छा, डीजाइलोज टेस्ट, अब जाहिर बात है नेगेटिव आएगा सिलेक्ट जी। जो आप अब सीलियक डिजीज में होता क्या है, सीलियक डिजीज में आपकी इंटेस्टाइन खराब हो गई है, इंटेस्टाइन के विलाई खराब हो गए हैं, तो जाहिर बात है जब इंटेस्टाइन ही खराब हो गई है तो आप चाहे डीजाइलोज दे लें या जो मर्जी दे लें वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आपको यूरिन में कोई डीजाइलोज नहीं मिलेगा। डीजाइलोज यूरिन में क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, जो डीजाइलोज टेस्ट है आपको अब नॉर्मल मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जब आप उसकी कराओगे सिरोलॉजी, ठीक है, जब आप उसकी क्या कराओगे, सिरोलॉजी, सिरोलॉजी का मतलब होता है कि आप जब उसमें एंटीबॉडीज वगैरह चेक कराओगे तो इसमें आपको कौन कौन सी एंटीबॉडीज मिलेगी, तो इसमें आपको आईजीए एंटीबॉडीज मिलेंगी, आईजीए इन नेचर एंटीबॉडीज होंगी, लेकिन वो कौन कौन सी होंगी, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, एंटी एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, मैंने आपको आगे पढ़ाई भी है ये, एंटी टिश्यू, एंटी एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, उसके अलावा एंटी एंडोमीजियल मिलेगी, और एंटी डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन पेप्टाइड, ये सारी आपको मिलेंगी, तो इसको आपने पढ़ लेना है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, जो आपसे एमसीक्यूज पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, वो ये है, ठीक है, कि इसमें आपको क्या कहाँ गया हमारा, इसमें हमें क्या मिलता है, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस मिलता है, इसमें हमें क्या मिलता है, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस मिलता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ाया है, हमारा काफी टाइम तो इस पे लग गया है, लेकिन ये काफी मुश्किल डिजीज लगती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी, और बुक ने काफी शॉर्ट लिखा हुआ है, तो मुझे जल्दी से शाबाश बताएं जरा कि यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं रह गया।